नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक चोड़ा में। कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। बेहतरीन तरीके से बच्चों आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहा हूँ बच्चों। एसएससी जीडी की तैयारियां जोरों पे चल रही होगी। क्यों ना तैयारी बच्चों जोरों पे चले? इसलिए कि एसएससी जीडी का एग्जाम अगले महीने यानी फरवरी महीने के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। उसी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए बच्चों प्रत्येक दिन मैं आपके सामने एसएससी जीडी के लिए जो है एक प्रैक्टिस सेट या सोलवर्ड पेपर बच्चों प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 2023 के अंदर अपनी एक सीरीज चल रही है प्रभात बैच के नाम से बच्चों। और उसी सीरीज के अंदर प्रत्येक दिन आपके लिए खूब शानदार टॉपिक और खूब शानदार बच्चों उसके साथ जो है क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता हूं। तो सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। एक बार फिर से सभी बच्चों का शानदार जोरदार तरीके से बच्चों स्वागत है। शुरुआत करते हैं बच्चों आज की क्लास यानी देखिए सोलवर्ड पेपर कौन सा रहने वाला है बच्चों? सोलवर्ड पेपर आज का रहने वाला है, सोलवर्ड पेपर नंबर 20 रहने वाला है। क्यों 20 रहने वाला है? 19 पेपर आप और हम इससे पहले भी क्या कर चुके हैं बच्चों? कवर कर चुके हैं। चलें बढ़े क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से भी खूब सारा स्नेह, खूब सारा प्रेम सब बच्चों का मिल रहा है और बहुत शानदार। आगे भी आपको इस तरह से खूब सारा स्नेह और प्रेम जो है बच्चों दिखाना है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे हैं भैया। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया। 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है। बिल्कुल पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है। कहाँ की थी? नेपाल नहीं थी, बांग्लादेश नहीं थी, पाकिस्तान नहीं थी, कहाँ की थी भैया? ये तो फिल्म कहाँ की थी? भारत की थी। कई बार ये भी पूछा जाता है भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी भी? नोट करोगे साथ साथ कि भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी भी? पहली मूक फिल्म, तो भारत की पहली मूक फिल्म भी कौन सी हो जाती है? राजा हरिश्चंद्र हो जाती है, राजा हरिश्चंद्र। अब अपने से क्वेश्चन पूछा जाए भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी हो जाती है? तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी हो जाती है? भारत की पहली बोलती फिल्म। और इस बोलती फिल्म का नाम क्या हो गया भैया? इसका नाम हो गया आलम आरा। इसका हो गया आलम आरा। समझ आ रहा है? बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है। खूब सारे क्वेश्चन आप और हम क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले हैं। देखिए दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित से बच्चों भारत के अंदर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। तो 2-4 लाइनें अपन इनके बारे में भी पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले एसएससी किस प्रकार का क्वेश्चन पूछती है, देखिए अपन कवर करते हैं। 1 नंबर पे पूछा जाए अपने से कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, क्या जवाब दोगे भैया? दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार। सबसे पहले प्रियंका जवाब देती है इस क्वेश्चन का कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो गया? नोबेल पुरस्कार हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हुआ? नोबेल पुरस्कार हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए एक एक क्वेश्चन अपन इसमें साथ साथ कवर करते हैं। किस प्रकार से? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन हो गए? रविंद्रनाथ टैगोर हो गए। रविंद्रनाथ टैगोर हो गए पहले भारतीय, रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत बढ़िया बात। पहली महिला पूछा जाए अपने से कौन हो गई? तो पहली महिला हो गई मदर टेरेसा। ये लीजिए एक के साथ अपन ने एक क्वेश्चन कवर किया। पहली महिला कौन हो गई? मदर टेरेसा होगी। बहुत अच्छा। अब अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है किस प्रकार से कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बना अपने सामने। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को भैया, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। पहले भारतीय कौन थे? तो ये कौन हो गए पहले भारतीय? विनोबा भावे। विनोबा भावे। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हुए अपने। विनोबा भावे हो गया। बहुत अच्छी बात है। अब ये तो यहाँ पे पुरुष पूछा गया है, इसके अलावा पहली महिला पूछा जाए तो पहली महिला कौन हो जाती है? तो पहली महिला हो गई MS सुब्बालक्ष्मी। MS सुब्बालक्ष्मी। कौन सा पुरस्कार पाने वाली? रेमन मैग्सेसे MS सुब्बालक्ष्मी हो गई। बहुत बढ़िया भैया, MS सुब्बालक्ष्मी। पहली गायिका भी ये कौन सी बन जाती है? पूछा जाए अपने से कि भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका कौन सी बन जाती है? तो MS सुब्बालक्ष्मी बन जाती है। अब देखिए
ब्रिटेन का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? एसएससी ने क्वेश्चन पूछा कि ब्रिटेन का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो ब्रिटेन का सबसे बड़ा पुरस्कार हो गया बच्चों बुकर पुरस्कार। नोट करोगे साथ साथ, बहुत अच्छी जानकारियां हैं भाई। कौन सा पुरस्कार हो गया? बुकर पुरस्कार हो गया। और ये जो बुकर पुरस्कार है ये पहले किस व्यक्ति को दिया गया था? वी.एस. नोएलोन को दिया गया था। वी.एस. नोएलोन को दिया गया था। वी.एस. नोएलोन को दिया गया। वी.एस. नोएलोन को दिया गया। बहुत बढ़िया बात। और पहली महिला कौन थी भाई? अरुंधति राय। देखिए इनके बारे में कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अरुंधति राय कौन हो गई? ये जो बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अपने से पूछा जाए तो पहली महिला कौन हो गई? ये पहली महिला होगी अरुंधति राय होगी। देखो 2-4 क्वेश्चन आप और हम और कवर करते हैं। किस प्रकार से कवर करते हैं? अब देखिए, सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो गया? सिनेमा जगत कि सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो गया? बता दीजिए। सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाता है बच्चों ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार है या नहीं? बिल्कुल। और पहले भारतीय कौन थे? भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हो गए? भानु अथैया। भानु अथैया, ये लीजिए, बहुत बढ़िया भैया। कौन हो गए? भानु अथैया हो गए। अब अपने से पूछा जा सकता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हो गए? दादा साहेब। अब देखिए कैसे अपन पढ़ेंगे कि सिनेमा जगत में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, ये लीजिए, सिनेमा जगत में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो गया? भैया सिनेमा जगत में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो गया? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नोट कर लीजिए, आगे मैं लिख रहा हूँ दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हो गए भी? पहली भारतीय होगी देविका रानी। कौन होगी? देविका रानी होगी। कवर होगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन था अपने सामने, फिर भी मैंने एक क्वेश्चन के साथ खूब सारे क्वेश्चन बनाए। अब देखिए 2-4 और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार देखिए कौन सा हो गया? भारत रत्न हो गया। आपको लगभग पता होगा, बहुत अच्छी बात है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो जाता है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो जाता है? ये हो गया पद्म विभूषण। पद्म विभूषण हो गया। तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो जाता है? पद्म भूषण हो जाता है। और भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो जाता है? ये लीजिए बच्चों, छाप दीजिए साथ साथ, पद्म श्री हो जाता है। आनंद आ रहा नहीं आ रहा? बिल्कुल खूब आनंद आना चाहिए क्वेश्चंस का। और भारत रत्न पाने वाले पहले कौन हो गए? सी.वी. रमन हो गए। सी.वी. रमन हो गए। 3 लोगों को मिला था, खूब अपन ने पढ़ा है। और पहली महिला पूछा जाए तो कौन हो गई? इंदिरा गांधी हो गई। देखिए क्वेश्चन एक था लेकिन खूब सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ बनाए हुए, इसलिए कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए अपना क्वेश्चन सही होना चाहिए। एक बार फटाफट से देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार अपने से पूछा जाए तो देखिए अपना जवाब क्या होना चाहिए? नोबेल पुरस्कार। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, नोबेल पुरस्कार हो गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हो गए? ये लीजिए, पहले भारतीय कौन हो गए? रविंद्रनाथ टैगोर हो गए। पहली महिला कौन हो गई? तो मदर टेरेसा हो गई। बहुत अच्छी बात है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। पहले भारतीय कौन हो गए? विनोबा भावे हो गए। और पहली महिला देखिए कौन हो गई भी? पहली महिला एम.एस. सुब्बालक्ष्मी हो गई। ब्रिटेन का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? बुकर पुरस्कार है। बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वी.एस. नोएलोन हो गई। और महिला कौन होगी? अरुंधति राय हो गई। यहां तक बहुत अच्छा। इसके बाद में सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार कौन हो गए? पहले भानु अथैया हो गए। इसके अलावा सिनेमा जगत का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति देविका रानी। भारत का सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और 4 नंबर पे पद्मश्री हो गया। भारत रत्न पाने वाले पहले कौन हो गए? सी.वी. रमन हो गई। और इसके अलावा पहली महिला कौन हो गई? इंदिरा गांधी हो गई। आनंद आ रहा नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा भी। बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों आप और हम इन क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखो, भारतीय संविधान का कौन सा भाग? भी थोड़ा सा फटाफट चलेंगे हम। कुछ क्वेश्चंस अपने को लेंथी रहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है लेंथी है, खूब सारी अपने जानकारियां पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार प्रदान कौन सा आर्टिकल करता है भैया अपने को? देखो आर्टिकल नंबर 23 क्या हो गया? शोषण के विरुद्ध हो गया भैया। शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, पता है अपने को, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। आर्टिकल नंबर 22 क्या हो गया? गिरफ्तारी के संबंध में हो गया। 3 अपने को यहाँ पर बच्चों जानकारियां मिलती है। आर्टिकल नंबर 21A और आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सीधी।
अपराधों के लिए दोषसिद्धि, अपराधों के लिए बच्चों दोषसिद्धि। आर्टिकल नंबर 21A क्या कहता है भाई? आर्टिकल नंबर 21A सबसे पहले तो कौन सा अधिकार हो गया भाई? ये हो गया 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा। 6 वर्ष से लेके 14 वर्षों तक के बालकों के लिए कौन सी शिक्षा हो गई? निःशुल्क शिक्षा हो गई। बहुत अच्छी बात है। अब इसका उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है भैया? इसका उल्लेख तो आर्टिकल नंबर 21 कै के अंदर मिलता है। अब जैसे ही लिखा 21 कै, इसका मतलब इसे बाद में जोड़ा गया, मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, तो बाद में कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ दिया गया भैया। ये लीजिए। अब जितने भी आपने प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, इस बात का ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं भाग नंबर 3 से पूछे जा रहे हैं। उससे भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाग नंबर 4 में पूछे जाते हैं। उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन हर पेपर के अंदर अपने को एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। कहाँ से? भाग नंबर 4 कैसे संबंधित? कौन से कैसे संबंधित? मतलब मूल अधिकारों से संबंधित। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन ने पूछा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा, तीसरी बार ये क्वेश्चन अपने सामने है। किसके अंतर्गत आता है? किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? पूछा गया है। सामाजिक न्याय अधिकारी मंत्रालय बिल्कुल नहीं आता है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय बिल्कुल नहीं आता। आवासन और शहरी मंत्रालय बिल्कुल नहीं आता। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन जो है बच्चों इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार की शुरुआत की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। देखो बहुत सारी योजनाएं मैंने आपके सामने यहां पर करवाई है। पीएम या लिखो अपने प्रधानमंत्री, मैं लिख रहा हूं यहां पर पीएम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आवास योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आवास योजना। ये योजना कब शुरू की गई थी भैया? ये योजना शुरू की गई थी बच्चों 17 दिसंबर 2016 को। 17 दिसंबर 2016 को शुरू की गई थी। कवर हुआ कौन सी योजना? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आवास योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, सम्मान निधि योजना। ये वो योजनाएं हैं जो बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछी गई है भाई। ये योजना कब शुरू की गई थी भाई? तो ये योजना बच्चों शुरू की गई थी 24 फरवरी 2019 को। 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। ये लीजिए 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। इसके अलावा और भी कई योजनाएं, जैसे अमृत योजना कब शुरू की गई? अमृत योजना, ये योजना कब शुरू की गई? भारत सरकार के द्वारा। कई बार एग्जाम्स के अंदर अपने से पूछी गई है कि अमृत योजना कब शुरू की गई। ये शुरू की गई 25 जून 2015 को भैया। 25 जून 2015 को शुरू की गई। कवर हुआ यहाँ तक। तो एक योजना ये थी। आपके सामने मैंने 3 योजनाएं और साझा की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आवास योजना 17 दिसंबर 2016 को, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को, अमृत योजना ये शुरू कब की गई? 25 जून 2015 को की गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पूछा जाता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई भाई? पीएम मुद्रा योजना, ये योजना कब शुरू की गई भी? कौन बताएगा? ये योजना कब शुरू की गई थी? 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। ये लीजिए 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। कवर? बिल्कुल कवर। तो एक ही योजना थी अपने सामने, लेकिन मैंने सामने आपके सामने 4 योजनाएं जो लिखी। 1 योजना, 2 योजना, 3 योजना और कौन सी होगी? 4 योजना भाई। कवर हुआ। जैसे जितनी भी योजनाएं आ रही है, प्रत्येक योजना के साथ में आपके लिए 2 या 4 ऐसी योजना लेके आता हूं जो हर बार एग्जाम्स के अंदर पूछी गई। देखिए देश देश देश, फिर लिखा है को संगीत नाटक अकादमी फेलो, अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया। किसे? जतिन गोस्वामी को, अनीता शर्मा को, मणि बारब्यान को, टंकेश्वर हजारिका बोरियान को। किसे किया गया भाई? सही बताइए। बिल्कुल देश 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 करके संगीत नाटक अकादमी फेलो किसे किया गया? जतिन गोस्वामी को किया गया। किसे? जतिन गोस्वामी को। अब पूछा जा सकता है जतिन गोस्वामी का संबंध किससे भी? जतिन गोस्वामी का संबंध है बच्चों किस शास्त्रीय नृत्य से? तो ये हो गया सत्रिया से। जतिन गोस्वामी का संबंध हो गया सत्रिया से। क्लियर हुआ? बिल्कुल। अब सत्रिया देखिए कहाँ का हो गया? आप कहोगे सर सत्रिया तो असम का हो गया। कितनी बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए? सत्रिया असम का हो गया। सबसे नवीनतम भी कौन सा हो गया?
सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया, तो ये भी सत्रिया हो गया। इसके अलावा इससे संबंधित इसकी शुरुआत कौन सी शताब्दी में होती है, इसकी शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी में श्रीमत शंकर देव के द्वारा। श्रीमत शंकर देव के द्वारा इनकी शुरुआत की जाती है। श्रीमत शंकर देव के द्वारा इनकी शुरुआत की जाती है। कहाँ पर, असम के अंदर इनकी शुरुआत की जाती है। क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया, ये लीजिए सन 2000 के अंदर इन्हें क्लासिकल डांस का क्या दिया गया, दर्जा दिया गया। इसके अलावा देखिए शारदीय शोकिया, शारदीय शोकिया का संबंध किससे हो गया, ये इनका संबंध भी तो क्षत्रिय से हो गया। सारोडी शोकिया, सारोडी शोकिया, सारोडी शोकिया, इनका संबंध पूछ लिया जाए, इनका संबंध किससे हो गया, इनका भी संबंध क्षत्रिय से हो गया। प्रभात शर्मा का संबंध किससे हो गया भैया, प्रभात शर्मा, और अपनी सीरीज भी चल रही है प्रभात बैच के नाम से, ये लीजिए। तो प्रभात शर्मा का संबंध भी इनसे हो गया, सारोडी शोकिया का संबंध इनसे हो गया। इसके अलावा शारदीय शोकिया का संबंध भी किससे हो गया, क्षत्रिय से हो गया, जो सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्लीकट्टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू देखो भी, जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है, नेपाल, स्पेन, रोम और भारत, किससे संबंधित है। तो जल्लीकट्टू कहाँ से संबंधित हो गया, कोई नेपाल का नहीं है, कोई स्पेन का नहीं है, कोई रोम का नहीं है, कहाँ का है भैया, ये तो भारत का है। और भारत के अंदर भी पूछा जाए अपने से कहाँ से हो गया भैया, जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है, ये भारत से संबंधित हो गया। बहुत बढ़िया, भारत से संबंधित हो गया। और भारत के संबंधित कहाँ पर हो गया, तमिलनाडु से हो गया जल्लीकट्टू। तमिलनाडु, सही कह रहा हूँ क्या मैं, बिल्कुल देखिए अभी तमिलनाडु से संबंध इनका क्या हो जाता है, जल्लीकट्टू से हो जाता है। बहुत बढ़िया, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भी, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है। देखिए प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, बहुत अच्छी बात है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, पहली बात तो ये बहुत अच्छी बात है। 2 नंबर पे बच्चों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, पूछा जाता है, एसएससी क्वेश्चन पूछती है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है भैया कौन, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है। एक से अधिक, एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, एक से अधिक राज्यों का एक ही व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा ये बात कही गई थी, तो ये बात कही गई थी 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है, अपने से पूछा जाए एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अपने से पूछा जाए, लेकिन अगर हो सकता है तो किस संविधान संशोधन के द्वारा व्यवस्था की गई थी, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा व्यवस्था की गई थी। अब देखिए कुछ फटाफट से आप लिखिए, अपने से पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए थी, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए, ये लीजिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु अपने को कितनी चाहिए, लिखो 35 वर्ष चाहिए, इससे कम वर्ष का उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता भैया। इसके अलावा देखिए फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु कितनी चाहिए, 30 वर्ष चाहिए, बहुत अच्छी बात है। फिर राज्यों के मुख्यमंत्री बनने के लिए, राज्यों के मुख्यमंत्री बनने के लिए आयु कितनी चाहिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए आयु 25 वर्ष चाहिए। तो राज्यों का राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, तो राज्यों का राज्यपाल बनने के लिए वही 35 वर्ष की आयु चाहिए, ये लीजिए, बहुत अच्छी बात है, कवर हो गया। राष्ट्रपति 35 साल हो गया, उपराष्ट्रपति 35 साल हो गया, प्रधानमंत्री 25 हो गया, लोकसभा 25 हो गया, ये 30 हो गया। इसके अलावा जो है 25 हो गया कौन, मुख्यमंत्री, और ये कौन हो गए, 35 हो गए, बहुत अच्छी बात है। कुछ और लिखना चाह रहे थे लेकिन आगे ये लिखे गए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में की गई थी, उच्च उपज देने वाली किस्मों की शुरुआत की गई थी। तो देखिए हरित क्रांति से संबंधित कोई भी पेपर उठा के देखिए भी, थोड़ा सा जहन के अंदर जोर डालिए, कोई भी पेपर उठा के देखिए, कोई भी
दो क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे कहाँ से, एक पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित और एक कहाँ से, हरित क्रांति से संबंधित हो गया। बहुत बढ़िया बात है। देखो हरित क्रांति, और खूब सारी मैंने आपके सामने चर्चा की है भैया किससे संबंधित, हरित क्रांति के बारे में। तो पूछा गया भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुई, बिल्कुल अपने को पता है। उच्च उपज देने वाली किस्मों की शुरुआत की गई थी, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ता है, तो देखिए चावल और गेहूं पे पड़ता है। अभी कहाँ पर पड़ता है, चावल और गेहूं के अंदर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अब देखिए हरित क्रांति का अपने से पूछा जाए कि जन्म स्थल कौन सा हो गया, कई बार सीधे सीधे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो जन्म स्थल कहां पर हो गया, मेक्सिको के अंदर हो गया। कहां हुआ, मेक्सिको के अंदर हो गया। हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया, हरित क्रांति शब्द पूछा जाए किसके द्वारा दिया गया, हरित क्रांति शब्द दिया गया बच्चों विलियम गोड के द्वारा, विलियम गोड के द्वारा दिया गया। यहाँ तक भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हरित क्रांति जो है पूरी दुनिया के अंदर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, पूरी दुनिया में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कहाँ के थे भाई, नॉर्मन बोरलॉग, यानी ये कहाँ के हो गए, अमेरिका के हो गए। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार इन्हें मिलता है, और नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो छाप दीजिए साथ साथ 1970 के अंदर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है। भारत के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है, तो 1960 के दशक में होती है। प्योरली अपन पढ़ें तो 1966 के अंदर होती है, और 1966 में किसके कार्यकाल में भैया, लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में, लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल के अंदर किसकी शुरुआत होती है, अपने किसकी, हरित क्रांति की शुरुआत होती है भैया, है या नहीं, बिल्कुल हरित क्रांति की शुरुआत। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो गए, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। और ये जो MS स्वामीनाथन है बच्चों, इस MS स्वामीनाथन को 2024 के अंदर भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, भारत रत्न से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। बहुत अच्छी बात। अब देखिए और क्वेश्चन एक तो कि सर्वाधिक प्रभाव जो है किस फसल के ऊपर पड़ता है, सर्वाधिक प्रभाव पड़ा बच्चों गेहूं के ऊपर, और गेहूं के बाद में सर्वाधिक प्रभाव कहां पर पड़ा, चावल के अंदर पड़ता है। सर्वाधिक प्रभाव किन राज्यों के अंदर पड़ता है भैया, राज्यों से संबंधित अपने पूछे तो सर्वाधिक हो गया पंजाब के अंदर, पंजाब में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, और पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी क्या पड़ता है, सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। देखिए चावल के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और चावल उत्पादन के अंदर देखिए भारत के अंदर प्रथम स्थान किसका हो गया, पश्चिम बंगाल का हो गया, और 2 नंबर पे गेहूं पे सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, और गेहूं के अंदर पहला स्थान किसका हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया, यूपी का हो गया भैया। ये लीजिए किसका हो गया, यूपी का हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट लेना, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से इसका, बहुत बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जितने क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं यहाँ पे, उन क्वेश्चन को सरसरी निगाह से नहीं, अपने दिमाग दिल जहन सबको आप खोल के पढ़ा करो उनको, इसलिए कि इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन बन के आते हैं। और किसी बच्चे को ये लगता है कि यार SSC के अंदर तो बहुत सारे टफ क्वेश्चन आते हैं, तो देख लीजिए भैया टफ क्वेश्चन है क्या आपके सामने, बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं है। टफ क्वेश्चन उसको लगता है भैया जो रजाई में सोए सोए जो है सपने देखता है, किसके, प्रेमिकाओं के नहीं, SSC GD के सपने जो देखता है। तो आपको सपने इनके देखने हैं, तो इसका मतलब आपको उठ के तैयारी करनी पड़ेगी भाई। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के अनुसार निम्नलिखित में से किस माह के चौथे दिन से शुरुआत होती है भैया, गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी की शुरुआत होती है किससे, भाद्रपद यानी भादों के महीने से क्या होती है, शुरुआत होती है। अब देखिए गणेश चतुर्थी है कहाँ की, गणेश चतुर्थी है कहाँ की भैया, गणेश चतुर्थी बताओगे साथ साथ भैया, गणेश चतुर्थी कहाँ की होगी। आप कहोगे सर गणेश चतुर्थी तो हो गई महाराष्ट्र की, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, बिल्कुल 2000% सही कह रहे हैं। कहाँ की हो गई, महाराष्ट्र की हो गई, बिल्कुल महाराष्ट्र की। अब देखिए महाराष्ट्र के और भी त्यौहार है, कौन कौन से, बाण गंगा महोत्सव। SSC क्वेश्चन पूछती है कि बाण गंगा महोत्सव कहाँ का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया। भाऊ बीज कहाँ का हो गया, भाऊ बीज महोत्सव, भाऊ बीज महोत्सव कहाँ का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया। कालिदास महोत्सव कहाँ का हो गया, कालिदास महोत्सव,
ये लीजिए कालिदास महोत्सव, नोट करोगे साथ साथ भैया, सारे पूछे गए क्वेश्चन कहाँ का हो गया, ये हो गया महाराष्ट्र का। हाथी महोत्सव कहाँ का हो गया, हाथी महोत्सव, हाथी महोत्सव कहाँ का हो गया, तो ये भी कहाँ का हो गया, ये भी हो गया बच्चों अपने पढ़ा कहाँ का, महाराष्ट्र का हो गया। काला घोड़ा और काला महोत्सव भैया, काला घोड़ा और काला महोत्सव, काला घोड़ा, काला घोड़ा चाय नहीं है ये, काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा और कौन सा हो गया अपने काला घोड़ा, ठीक, काला घोड़ा महोत्सव, ये भी कहाँ का हो गया, ये भी हो गया बच्चों महाराष्ट्र का हो गया, बिल्कुल महाराष्ट्र का। देखिए गणेश चतुर्थी अपन ने पढ़ी है महाराष्ट्र की, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र की पढ़ी। रथ सप्तमी कहाँ मनाई जाती है, रथ सप्तमी महाराष्ट्र के अंदर मनाई जाती है, बहुत अच्छी बात है। नारली पूर्णिमा कहाँ पर मनाई जाती है, महाराष्ट्र में मनाई जाती है। इसके अलावा कौन सी हो गया, दही हांडी, दही हांडी कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। गुड़ी पड़वा कितनी बार पूछा जाता है, गुड़ी पड़वा ये कहाँ मनाया जाता है, ये भी तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। देखो एक बार फिर से महाराष्ट्र की बात आई थी, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में, बाण गंगा, भाऊ बीज, कालिदास, हाथी महोत्सव, काला घोड़ा। इसके अलावा गणेश चतुर्थी, रथ सप्तमी, नारली पूर्णिमा, दही हांडी, गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है। जब मनाया जाता है तो नोट करो साथ साथ भाई, मनाया जाता है तो साथ साथ क्या करोगे, नोट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने स्वतंत्रता पूर्व, देखिए कितनी बार क्वेश्चन हर लगभग अपनी एक शिफ्ट में क्वेश्चन रहता है, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की है। देखिए जब भी पंचवर्षीय जब भी आपसे पूछा जाए कि इकोनॉमिक्स में कौन सा टॉपिक आएगा भैया, तो जहन लगा के पूरा का पूरा आप सोचो। इकोनॉमिक्स में एक तो गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले दादा भाई नौरोजी की बात आएगी, इसके अलावा किसकी बात आएगी, पंचवर्षीय योजनाओं की बात आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता, बहुत कम पूछे जाते हैं भैया। तो किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी, किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। देखो द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया, तो ये कहा गया दादा भाई नौरोजी को। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भी किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ब्रिटिश संसद का पहला व्यक्ति सांसद कौन था, ब्रिटिश संसद का, ब्रिटिश संसद का पहला एशियन व्यक्ति या फिर भारतीय व्यक्ति, पहला एशियाई व्यक्ति कौन था भाई, एशियाई व्यक्ति कौन था। ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन, उसके बच्चों सदस्य पहले कौन रहे थे, तो पहले रहे थे दादा भाई नौरोजी रहे थे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता, मैं लिख रहा हूँ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार की थी, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा कितनी बार अध्यक्षता की गई थी, 3 बार अध्यक्षता की गई थी। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, the poverty and un-British rule of India, the poverty and un-British rule of India किसके द्वारा लिखी गई भाई, द पॉवर्टी ऑन अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये भी किसके द्वारा लिखी गई, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कवर, बिल्कुल कवर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या सही आएगा। कितनी दफ़ा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, चाय की चुस्कियाँ लेते रहिए, साथ साथ जवाब देते रहिए बच्चों क्वेश्चंस के। चलो सुनो क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा पूछा गया। वॉलीबॉल खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है भाई। एक ही वॉलीबॉल के अंदर पूछा गया, वॉलीबॉल के अंदर जो है एक समय के अंदर प्रत्येक पक्ष में एक फील्ड के अंदर कितने खिलाड़ियों को अनुमति होती है, 5, 7, 8 और 6, कितने खिलाड़ियों को अनुमति होती है, ये होती है बच्चों 6 खिलाड़ियों को अनुमति। किसकी, 6 खिलाड़ियों को। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है कि क्रिकेट के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, पता होगा सबको, बिल्कुल होगा, तो बता दीजिए। फिर फुटबॉल में कितने होते हैं भैया, क्रिकेट के अंदर कितने हुए, फुटबॉल के अंदर कितने हुए, और हॉकी के अंदर एक टीम के अंदर कितने होते हैं, तो ये लीजिए। तीनों के आगे आप क्या लिखोगे, 11 लिखोगे। तीनों के आगे क्या लिखोगे, 11। क्रिकेट के अंदर, फुटबॉल के अंदर और किसके अंदर, हॉकी के अंदर एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है बेसबॉल के अंदर,
क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसबॉल के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये लीजिए बेसबॉल के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं भैया, 5 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा बेसबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। थोड़ा सा देखो भैया, गलत तो नहीं हो गया अपने से, 1 मिनट। बेसबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो बेसबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। अब बिल्कुल सही है अपना, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9। बास्केट के अंदर पूछा जाए भैया, किसके अंदर, बास्केटबॉल में, बास्केटबॉल में पूछा जाए तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। पोलो के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं भैया, पोलो के अंदर 4 खिलाड़ी होते हैं। ये लीजिए, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 खिलाड़ी होते हैं। एक बार फिर से देखिए थोड़ा सा, क्रिकेट के अंदर खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, फुटबॉल में 11 होती है, हॉकी में 11 होती है, बेसबॉल के अंदर 9 होती है, बास्केटबॉल के अंदर 5 होती है और पोलो में कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये जो मैंने चर्चा की है ये एक पारी की या एक टीम की मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। और खो खो के अंदर एक टीम के अंदर कितने खिलाड़ी होती है, 9 खिलाड़ी होते हैं भैया। खो खो में एक टीम के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। कवर, बिल्कुल कवर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में गिरफ्तार किया था भाई, बिल्कुल दिल्ली के अंदर गिरफ्तार किया था। तो किस किले के अंदर से इन्हें गिरफ्तार किया गया था, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया है, लाल किले से, जामा मस्जिद से, इसके अलावा सफदरजंग का मकबरा से और किसके द्वारा, हुमायूं का जो मकबरा है उससे इन्हें क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। अब देखिए हुमायूं का जो मकबरा है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था भाई, हुमायूं के मकबरे का निर्माण। पहली बात तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण होता कब है, तो इसका निर्माण होता है 1569 से लेके 69 से लेके 70 के बीच में। इनकी जो है कब्र थी, किसकी कब्र थी, हुमायूं की कब्र थी, हुमायूं के मकबरे के अंदर। और हुमायूं की पहली पत्नी महारानी बेगा बेगम के द्वारा निर्माण कराया गया भाई, किसके द्वारा, बेगा बेगम के द्वारा, बेगा बेगम के द्वारा। ये किसकी, हुमायूं की पहली पत्नी थी, हुमायूं की पहली पत्नी के द्वारा, हुमायूं की पहली पत्नी के द्वारा निर्माण करवाया गया। किसका निर्माण करवाया गया भैया, हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया गया। और उसकी पहली पत्नी का नाम क्या हो गया, बेगा बेगम, जिसे हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है। बेगा बेगम को किस नाम से जाना जाता है, तो हाजी बेगम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा इस आकार का महासागर है भी, निम्नलिखित में से कौन सा इस आकार का महासागर है, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर। कितनी बार एसएससी देखिए छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा इस आकार का महासागर है। देखो बच्चों, और इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा, अंटार्कटिक महासागर होगा। सही है या गलत है, बिल्कुल। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा महासागर हो गया, प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर तो ये हो गया प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। अब अपने से पूछा जाए कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आएगा, प्रशांत महासागर। इसका भी आंसर क्या हो गया, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ये लीजिए, त्रिभुज आकार का महासागर कौन सा है, एसएससी क्वेश्चन पूछती है त्रिभुज आकार का महासागर, त्रिभुज आकार का महासागर, तो ये भी कौन सा हो गया, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ये लीजिए बच्चों, कवर, बिल्कुल कवर। अब अपने से क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, अपने से क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस आकार का महासागर कौन सा है, तो इस आकार का महासागर कौन सा हो गया भैया, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। इसे अंध महासागर भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। किस महासागर को, अंटार्कटिक महासागर को, इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। तो अब देखिए, अपने से क्वेश्चन पूछा जाए, किस प्रकार से क्वेश्चन एसएससी पूछेगी, इस आकार का कौन सा हो गया, अंटार्कटिक महासागर हो गया। इसे अंध महासागर किसे कहा जाता है, तो वो भी अंटार्कटिक महासागर को। त्रिभुज आकार का कौन सा हो गया, प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर कौन सा हो गया, प्रशांत। और सबसे बड़ा महासागर भी कौन सा हो गया, प्रशांत महासागर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी। थोड़ी सी रफ्तार पकड़ते हैं, अपने पास में खूब सारे क्वेश्चन पड़े हुए भैया।
पकड़े रफ्तार, बिल्कुल रफ्तार पर। देखिए, सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? किस शास्त्रीय नृत्य के लिए बच्चों सितारा देवी प्रसिद्ध है? किसके लिए? कथक के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध होगी? कथक के लिए होगी। कथक कहाँ का हो गया? कथक शास्त्रीय नृत्य, देखिए फटाफट नोट करते जाइए। कथक शास्त्रीय नृत्य, कथक हो गया उत्तर प्रदेश का। कथक शास्त्रीय नृत्य हो गया उत्तर प्रदेश का। कवर, बिल्कुल। अब अपने से पूछा जाए कि कथक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कथक का शाब्दिक अर्थ हो गया कथा को कहने वाला। कथा को कहने वाला हो गया। बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा पूछा जाए अपने से उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है भैया? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य में भी आप और हम जवाब क्या देंगे? कथक अपने जवाब देंगे। बहुत कवर हो गया। अब देखिए, सितारा देवी शोभना नारायण, सितारा देवी, सितारा देवी किससे संबंधित? कथक से संबंधित। शोभना नारायण, सितारा देवी कथक से संबंधित। शोभना नारायण, आदिति मंगलदास, आदिति मंगलदास, आदिति मंगलदास, ये भी किससे संबंधित हो गया भैया? ये भी कथक से संबंधित होगी। किससे? कथक से संबंध होगी। नंदिनी सिंह और रोशनी कुमारी, नंदिनी सिंह, नंदिनी सिंह और रोशनी कुमारी, इनका संबंध भी किससे हो गया? इनका संबंध भी कथक से हो गया। नंदिनी सिंह और रोशनी सिंह नहीं है, रोशनी कुमारी, रोशनी कुमारी किससे संबंध हो गया? कथक से संबंधित हो गया। देखिए, कुछ फेमस नाम है किससे संबंधित? कथक से संबंधित। कौन कौन से फेमस नाम हो गए? बिरजू महाराज, आप कहोगे सर हमने रट दिया ये तो। बिरजू महाराज का संबंध कथक से हो गया। लच्छू महाराज का संबंध, लच्छू महाराज, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, अगर रटे नहीं गए तो रटिए। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, सुखदेव महाराज, सुखदेव महाराज, इनका संबंध भी किससे हो गया? इनका संबंध भी हो गया बच्चों कथक से संबंधित हो गया। अब देखिए, घराने पूछे जाते हैं कौन कौन से। 1 नंबर पे लिख रहा हूं मैं ग्वालियर घराना, 2 नंबर में लिख रहा हूं रायपुर घराना, रायपुर घराना, एक फिर मैं लिख रहा हूँ जयपुर घराना। अब 4 घराने हैं बच्चों, और बार बार मेरे जहन से चौथा घराना जो है वो स्लिप हो गया भैया। तो स्लिप हो गया तो अब आपका जो है आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको हमें क्या करवाना है? याद करवाना है कि चौथा घराना कौन सा हो गया। 4 घराने इनसे संबंधित। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसे मोहिनी अट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया भैया? मोहिनी अट्टम से संबंधित हो गया, उनके व्यापक सम्मान योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कनक रेले को किया गया। किसे? कनक रेले को किया गया। अब देखिए, मोहिनी अट्टम कहाँ का हो गया? मोह तो कौन तो भंग करता है भैया, केरल की वादियां करती है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, और मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो गया? मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य हो गया। एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर 2 क्लासिकल डांस है। कौन सा? मोहिनी अट्टम, और कौन सा हो गया? कथकली हो गया। बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये जो मोहिनी अट्टम है ये भगवान विष्णु से संबंधित है भाई। किससे संबंधित हो गया? भगवान विष्णु से संबंधित हो गया। इसका पहली जो है, सबसे पहले इसकी व्याख्यान अपने को कहाँ पर मिलती है? व्यवहारमाला के अंदर इसकी व्याख्यान मिलती है। व्यवहारमाला में, व्यवहारमाला के अंदर अपने को सबसे पहले इसकी क्या मिलती है व्यवस्था? सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, सुनंदा नायर का संबंध, सुनंदा नायर का संबंध मोहिनी अट्टम से हो गया। सुनंदा नायर का संबंध मोहिनी अट्टम। माधुरी अम्मा, माधुरी अम्मा, इनका भी संबंध किससे हो गया? इनका भी संबंध मोहिनी अट्टम से हो गया। और कनक रेले, इनका संबंध ये हो गया जया प्रभा मेनन और गोपिका वर्मा। जया प्रभा मेनन, जया प्रभा मेनन, जया प्रभा मेनन, और इसके अलावा गोपिका वर्मा, गोपिका वर्मा। देखिए, इनका भी संबंध किससे हो गया? मोहिनी अट्टम से हो गया। किससे हो गया? मोहिनी अट्टम से हो गया। और कनक रेले को भी जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता भैया? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं मनाया जाता? देखिए, ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, बुद्ध महोत्सव उत्तर प्रदेश में, गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश में, नुआखाई जो है ये बच्चों उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं मनाया जाता है भाई। अब देखिए, चरकुला महोत्सव पूछा जाता है। चरकुला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। चरकुला महोत्सव उत्तर प्रदेश में। रास लीला, रामलीला, रास लीला,
महोत्सव, रामलीला महोत्सव, रामलीला महोत्सव, दादरा महोत्सव, दादरा महोत्सव, ख्याल महोत्सव, ख्याल महोत्सव। ये सारे के सारे महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? सारे के सारे महोत्सव जो है ये मनाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अब देखिए काजरी लोक नृत्य, काजरी लोक नृत्य, काजरी लोक नृत्य, ये काजरी लोक नृत्य कहाँ का हो गया? उत्तर प्रदेश का हो गया। और मानसूनी उत्सव पूछा जाए उत्तर प्रदेश का कौन सा भैया? तो उत्तर प्रदेश का मानसूनी उत्सव भी हो गया कौन सा? काजरी महोत्सव। ये लीजिए एक बार फिर से देखिएगा थोड़ा सा। चरकुला महोत्सव उत्तर प्रदेश का, रासलीला महोत्सव उत्तर प्रदेश का हो गया, रामलीला महोत्सव उत्तर प्रदेश का हो गया, दादरा महोत्सव उत्तर प्रदेश का हो गया, ख्याल महोत्सव ये भी उत्तर प्रदेश का हो गया। अभी कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। तो फटाफट चरकुला, रासलीला, रामलीला, दादरा, ख्याल, काजरी और इसके अलावा ये हो गया मानसूनी उत्सव उत्तर प्रदेश का। चलो देखो भाई, साथ साथ कॉपी और पेन लेके नोट कर रहे हो नहीं कर रहे भैया? नोट करना पड़ेगा, साथ साथ कॉपी और पेन लेके नोट करोगे तो सारी चीज़ें आपके जहन में आएगी और जहन में उतरेगी तो ये तब काम आएगी जब आप पेपर देने जाओगे। कवर या बिल्कुल नहीं कवर? कवर हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेके 28 संबंधित है भैया। 25 से लेके 28 तक संबंधित कौन से हो गए? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक हो गया? आर्टिकल नंबर 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23-24। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक। संवैधानिक अधिकारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 31। सांस्कृतिक अधिकारों का आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर कौन से हो गए? 30 हो गए। दो चार बातें लिखिए फटाफट। भारत के संविधान के भाग नंबर 3, भाग नंबर 3 आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं भैया? भाग नंबर 3 में आर्टिकल नंबर बच्चों 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक मिलते हैं। कुछ सादी सी जानकारियाँ कौन से? भारत के संविधान को मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी जाती है? भाग नंबर 3 को दी जाती है। मौलिक अधिकार लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था लिखित रूप से? तो दुनिया का पहला देश कौन सा हो गया? अमेरिका हो गया। बहुत अच्छी बात। दो चार जानकारियां और देखिए। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में कहां से लिए गए? तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान में अमेरिका से लिए गए। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए और कौन कौन से भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या। कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं मौलिक अधिकारों के अंदर और किसमें? मूल कर्तव्यों के अंदर। तो मौलिक अधिकारों की संख्या मूल संविधान में 7 थी और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गई। 6 होगी तो एक मौलिक अधिकार क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और वो कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। और कब हटा दिया? तो ये लीजिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो भाई। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेल की ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? देखिए नैरो गेज है, फुट गेज नहीं, नैरो गेज है, ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है, तो कौन सी नहीं है? फुट गेज नहीं है। इसका ये सही बिल्कुल होगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछती है ऐसे। अगला क्वेश्चन देखो। फरवरी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। बिल्कुल फरवरी कब किया था? 1922 के अंदर। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का देखिए कुछ बड़े बड़े आंदोलन महात्मा गांधी के। सबसे पहले महात्मा गांधी का 1920 के अंदर कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर हुआ। बिल्कुल चोरा चोरी कांड के कारण इन्होंने इसको क्या ले लिया? वापस ले लिया। चोरा चोरी कांड ये यूपी के अंदर गोरखपुर जिले के अंदर था बच्चों। 1922 की घटना थी। इसके अलावा देखिए महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत के अंदर या सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पे था? तो अपना होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका के अंदर। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। अब एसएससी क्वेश्चन पूछती है कि महात्मा गांधी ने नेटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर की? तो गांधी के द्वारा नेटाल कांग्रेस की स्थापना भी कहाँ की गई? दक्षिण अफ्रीका के अंदर की गई। बहुत बढ़िया बात है। भारत के अंदर पहला सत्याग्रह कौन सा हो जाता है? महात्मा गांधी का। कौन सा आंदोलन हुआ महात्मा गांधी का? तो ये हो गया नील चंपारण हो गया। बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए महात्मा गांधी का अंतिम सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था? तो 1942 1942 का कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन हो गया।
इसके अलावा महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के अंदर दिया था? तो ये भी था भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया क्विट मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर गांधी के द्वारा दिया गया था। बहुत बढ़िया बात है। महात्मा गांधी की साप्ताहिक पत्रिकाएं, महात्मा गांधी की साप्ताहिक पत्रिकाएं कौन सी थी? देखिए, हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी की साप्ताहिक पत्रिका थी, यंग इंडिया महात्मा गांधी की साप्ताहिक पत्रिका थी। इसके अलावा और क्या? इसके अलावा हो गया नवजीवन, इसके अलावा हुआ नवजीवन, इसके अलावा इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन ये भी महात्मा गांधी की साप्ताहिक पत्रिका हो गई। और इंडियन ओपिनियन कहाँ पर प्रकाशित हुई थी? तो ये होती है दक्षिण अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े से फटाफट चल रहे हैं अपने। अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? देखिए, 2022 की चर्चा की जा रही है, निश्चित तौर पे 23 के अंदर पेपर था, अब 25 में पेपर होगा, तो 24 की जितनी सारी नियुक्तियां हैं वो सारी नियुक्तियां आपको एक साथ याद करनी है। और संभवतः नियुक्तियों से संबंधित बच्चों 30 तारीख से पहले 1-1.5 घंटे की क्लास आपके लिए मैं अपलोड करने वाला हूँ कि 2024 के अंदर किस किस की नियुक्ति की गई थी। तो अगस्त 2022 में 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं? तो ये बनते हैं उदय उमेश ललित। कौन बने? उदय उमेश ललित। 4-5 बातें देखिए। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, जो कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये लीजिए, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे थे, एलिजा एम्पे हो गए। उसके बाद भारत के अंदर 1935 के अंदर बच्चों संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1935 के अंदर की गई, सर मोरिच ग्वायर। इसके पहले जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मोरिच ग्वायर। ये भी नोट करो साथ साथ। और भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? उद्घाटन किया गया 28 जनवरी 1950 को, 1950 को ये हुआ। तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे की सुमन कालिया, हीरालाल जे कानिया लिख रहा हूं मैं, हीरालाल जे की सुमन कालिया। कवर हुआ? बिल्कुल कवर। अब देखिए, मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका हो गया? वाई.वी. चंद्रचूड़ का, वाई.वी. चंद्रचूड़ का हो गया। कवर हो गया? बिल्कुल। और वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश कौन हो गए? संजय मिश्रा, संजय मिश्रा। सही है क्या? संजय मिश्रा। वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश कौन हो गए? संजय मिश्रा हो गए। ये क्या या संजय खन्ना, कैसे भूल गए भैया? ये लीजिए, राजीव खन्ना। नोट करें क्या? राजीव खन्ना। ये लीजिए बच्चों, थोड़ा सा देखिए, मिस्टेक हुई यहाँ पे, हो जाती है कभी कभी। ये लीजिए, राजीव खन्ना या सॉरी संजीव खन्ना। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन हो गए? संजीव खन्ना। और संजीव खन्ना कौन से बन गए? 51 में बन गए। कवर है? बिल्कुल सही है। तो 50 में कौन थे? 50 में थे डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये लीजिए, कवर है? बिल्कुल कवर है। थोड़ा सा फटाफट चल रहे हैं भैया अपन, इसलिए कि खूब सारे अपने पास अभी क्वेश्चन बाकी भी पड़े हुए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं। दिखाई दे रहा है बिल्कुल अच्छे से ये क्वेश्चन, या थोड़ा कम दिखाई दे रहा है भैया? थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये लीजिए, ये लो, चलो देखो। स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन को किस वर्ष तक स्वच्छ भारत मिशन के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था? ये अक्टूबर 2019 तक जो है स्वच्छ भारत मिशन को पूरा करने का क्या रखा गया था? संकल्प रखा गया था। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? देखो भैया, इसके बारे में पहले इसी स्लाइड के अंदर अपनी क्लास चल रही थी, उस क्लास के अंदर मैंने आपके सामने सबकी आयु से संबंधित जो है क्वेश्चंस कवर किए थे। लेकिन वहां पे मैंने आपको एज बताई थी कि किसकी न्यूनतम एज चाहिए। यहां पे कुछ और लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति, 1 नंबर पे राष्ट्रपति। तो सबसे पहले राष्ट्रपति निर्वाचित होता है या मनोनीत होता है? तो राष्ट्रपति का होता है भैया निर्वाचन। ये लीजिए, निर्वाचन हुआ। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है या मनोनीत होता है? सीधा सीधा SSC क्वेश्चन पूछती है। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है बच्चों? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है।
निर्वाचित होता है, बिल्कुल इनका निर्वाचन होता है इलेक्ट्रो कॉलेजियम के द्वारा। अब पूछा जाता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है या कुछ और होता है भैया? प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता कौन है? भारत का राष्ट्रपति करता है। जो लोकसभा अध्यक्ष है ये नियुक्त होते हैं या फिर मनोनीत होते हैं या फिर चयनित होते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है ये चयनित होते हैं। राज्यसभा सदस्य ये क्या होते हैं? राज्यसभा सदस्य ये इनका भी क्या किया जाता है? इनके सदस्य के रूप में चयन किया जाता है। कवर हो गया? बिल्कुल कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिख लीजिए यहाँ पर राष्ट्रपति हो गया और न्यूनतम आयु कितनी हो गई? 35 वर्ष। इससे पहले वाली स्लाइड में बच्चों आपके लिए मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। देखिए एक बार और थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। क्यों डालिए? देखिए भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? कोई भी स्लाइड मैंने आपके सामने करवाई है मूल अधिकारों के बिना जो है बच्चों उसमें क्वेश्चन आया ही नहीं है। मतलब हर जो अपने जो पारी पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी की पिछले साल की प्रत्येक पारी के अंदर अपने लिए क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा? मूल कर्तव्य से संबंधित। जब क्वेश्चन मूल कर्तव्य से संबंधित पूछा गया है तो इस बार भी सीधी सी बात है पूछा जाएगा तो अपनी ड्यूटी बनती है कि इनको रट देना है मतलब पूरे के पूरे इनको घोल घाल के पी जाना है भैया आपको। देखो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए भैया? देखिए यूएसएसआर, अब वर्तमान का क्या हो गया? रूस हो गया भैया। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। देखिए बहुत बार पूछा जाता है संसद कहाँ से ली गई, बहुत बार पूछा जाता है संसदात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई। संसदात्मक शासन व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया? बहुत अच्छी बात। बहुत बार पूछ लिया जाता है कलेक्टर साहब का पद कहाँ से लिया गया। बहुत बार पूछ लिया जाता है CAG ये कहाँ से लिया गया। तो ये चारों की चारों चीज़ जो है कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। चारों की चारों चीज़ कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। देखिए समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता ये भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। तो कई बार एसएससी पूछती है कि अमेरिका से क्या लिया गया भैया? अमेरिका से क्या लिया गया? तो अमेरिका से देखिए कौन कौन सी व्यवस्था ली गई है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार अपने को अमेरिका से मिलते हैं। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन ये भी कहाँ पर मिलते हैं? अमेरिका के संविधान से मिलते हैं। इसके अलावा भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट का पद ये भी कहाँ से मिलता है? अमेरिका से मिलता है। भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग ये भी अपने को कहाँ से मिलता है? अमेरिका से मिलता है। भारत के संविधान में वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल ये भी कहाँ से लिया गया बच्चों? अमेरिका से लिया गया। दो की मैंने आपके सामने चर्चा की है, जैसे कुछ और आएगा तो अपन खूब की क्या करेंगे? चर्चा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो गया। देखिए जनरल डायर ने किस वर्ष के अंदर मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? आपने पढ़ा होगा 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। पढ़ा नहीं पढ़ा? बिल्कुल भैया। ऐसा हत्याकांड था जिसकी निंदा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि समूची विश्व के अंदर की गई थी। वो हत्याकांड कौन सा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब होता है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर हुआ? ये हुआ पंजाब के अंदर। और पंजाब में भी कहाँ पर? अमृतसर के अंदर। पंजाब में भी अमृतसर के अंदर। उस समय जो गोलियां किसके द्वारा चलाई गई थी? जनरल डायर के आदेश पर चलाई गई थी। जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी। और इसी के बाद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी गई थी? वापस लौटा दी गई थी। आगे 20 के अंदर जो है महात्मा गांधी के द्वारा, बच्चों ने सही जवाब दिया था कि महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि वापस लौटाई थी? केसर ए हिंद की उपाधि। बच्चों केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा वापस लौटा दी गई थी। किस हत्याकांड के बाद? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इसके अलावा इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम क्या था? हंटर कमेटी थी। कौन सा हो गया? हंटर कमेटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के लिए विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? भाई
विकास यानी बिजली एवं परिवहन पर केंद्रित थी। तो कौन सी योजना होगी? पहली योजना। देखिए बहुत बार एसएससी पूछती है कि 1951 से लेके 1951 से लेके 2017 तक, 1951 से लेके 2017 तक भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो किस पर आधारित थी? तो ये थी 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित थी। अब देखिए पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल के ऊपर आधारित थी भाई? हेरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर। रटना कुछ चीज़ों को, हेरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित थी, बहुत अच्छी बात है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल के ऊपर आधारित थी? तो ये थी बच्चों पीवी मोहोलनोबिस मॉडल के ऊपर आधारित, पीवी मोहोलनोबिस मॉडल के ऊपर आधारित। इसके अलावा पूछा जाता है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बहुत मैंने जानकारियां दी है पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के अंदर? चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर। हरित क्रांति, हरित क्रांति जो है बच्चों, इसके ऊपर सर्वाधिक ध्यान दिया गया किस पंचवर्षीय योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर। इसके अलावा क्वेश्चन पूछती है शिवरामन समिति की सिफारिश पर, और सबसे पहले शिवरामन समिति का संबंध किससे हो गया? शिवरामन समिति का संबंध नाबार्ड से हो गया। और कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो ये होगी छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना होगी। इसके अलावा और कौन सा? इसके अलावा गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना? बच्चों पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सी हो गई? पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो खूब सारी जानकारियां मैंने आपको दी है पंचवर्षीय। जब जब पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन आया बच्चों, तो मैंने यहाँ तक लिखा है कि इसके अंदर जो है कितना जो है वृद्धि दर रखी गई थी और कितनी वृद्धि दर हुई थी। तो इससे पीछे वाली क्लास के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर मैंने जानकारियां दी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? देखो जब भी बात आती है भारत के संविधान की क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, तो सबसे पहले तो क्षमादान की शक्ति किसके पास है बच्चों? भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत का राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सजा क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। किस आर्टिकल के द्वारा? किस अनुच्छेद के द्वारा? तो आर्टिकल नंबर 72 के द्वारा। भारत का राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सजा माफ कर सकता है आर्टिकल नंबर 72 के द्वारा। लेकिन कभी अपने से पूछा जाए कि क्या राज्यपाल के पास भी ये शक्ति है? बिल्कुल, राज्यपाल के पास भी ये शक्ति है। तो राज्यपाल इन शक्तियों का उपयोग किस आर्टिकल के अंदर कर सकता है? आर्टिकल नंबर 161। लेकिन किस रूप से ये भिन्न पाई जाती है? राष्ट्रपति के पास मृत्यु दंड की शक्ति है, वो माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल कभी भी मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। और राष्ट्रपति के पास आर्टिकल नंबर 72 में, राज्यपाल के पास आर्टिकल नंबर 161 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कौन सा? मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक दिन का त्यौहार है। भाई कितने दिनों का त्यौहार है? तो मैसूर जो है कर्नाटक में मनाया जाने वाला 10 दिनों का त्यौहार है। देखिए कर्नाटक में मनाया जाने वाला मैसूर दशहरा त्यौहार 10 दिनों तक चलता है। यक्षगान त्यौहार कहाँ का हो गया? कर्नाटक का हो गया। डोलू कुनिथा, डोलू कुनिथा, डोलू कुनिथा कहाँ का हो गया? ये भी कहाँ का हो गया? कर्नाटक का हो गया। भूतड़ा कोला, भूतड़ा कोला ये कहाँ का हो गया? महाराष्ट्र का हो गया। कारगा कामसाले, कारगा नए नए नाम है या नहीं है? कामसाले, कारगा और कामसाले ये भी कहाँ का हो गया? ये भी हो गए बच्चों कर्नाटक के। देखो फिर से एक बार थोड़ा सा देखिए, यक्षगान, डोलू कनिथा, भूतड़ा कोला, कारगा कमसाले कहाँ का हो गया? कर्नाटक के हो गए। कहाँ के हो गए? कर्नाटक के। और मैसूर दशहरा जो है, मैसूर दशहरा कर्नाटक के अंदर 10 दिनों तक क्या किया जाता है? मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत बढ़िया से आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल ये देखिए, ये लीजिए, अब सही दिखाई दे रहा होगा आपको। दिखाई दे रहा है तो इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? सार्वजनिक संपत्ति को खतरे में डालना और हिंसा से दूर रहना। सार्वजनिक संपत्ति को खतरे में डालना क्या मौलिक कर्तव्य है? क्या बिल्कुल नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है, लेकिन हिंसा को उजागर करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, बिल्कुल सार्वजनिक संपत्ति है उनकी रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ये क्या है?
मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? लिखो भैया, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? बताइए। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। कवर हो गया? बिल्कुल। किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए भाई? सरदार सवर्ण सिंह समिति। सरदार सवर्ण सिंह समिति। सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? जिस समय जोड़े गए थे उस समय उनकी संख्या 10 थी और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। और 11वां मूल कर्तव्य कौन सा हो गया? 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा। और कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ दिया गया। अब वर्तमान में कितने हो गए? इनकी संख्या 11 हो गई। कितनी हो गई? संख्या 11 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1290 से लेकर 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? किस वंश के द्वारा दिल्ली पर शासन किया गया था? तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश। किसके द्वारा किया गया था? तो ये खलजी वंश नहीं है, खिलजी वंश के द्वारा किया गया। किसके द्वारा बच्चों? खिलजी वंश के द्वारा जो है शासन किया गया था। देखिए, दिल्ली सल्तनत की जब अपन चर्चा करते हैं तो दिल्ली सल्तनत बच्चों 1206 ईस्वी से शुरू होती है और 1326, सही कह रहा हूँ क्या? 1326, 1206 ईस्वी से शुरू होती है और 1526 ईस्वी तक पानीपत का युद्ध। 1526 ईस्वी तक कौन से युद्ध तक रहती है? पानीपत के युद्ध तक रहती है। ये लीजिए, पहला वंश अपने से पूछा जाए कि पहला वंश कौन सा है भैया? तो पहला वंश हो गया गुलाम वंश। पहला हो गया गुलाम वंश। 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक कवर। कौन सा? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद कौन सा हो गया बच्चों? गुलाम वंश के बाद हो गया खिलजी वंश। खिलजी वंश। और खिलजी वंश कब से कब तक हो गया? ये हो गया अपने 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक। 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक हो गया। इसके बाद देखिए गुलाम वंश, खिलजी वंश। तीसरा कौन सा हो गया? तुगलक वंश। 3 नंबर पे हो गया तुगलक वंश। और तुगलक वंश देखिए इसके बाद है तो ये कहाँ से शुरू हो गया? 1320 से शुरू हो गया और ये कब तक चला है भाई? 1414 ईस्वी तक चला है। सही है क्या? बिल्कुल। थोड़ा सा देखना भैया, मेरे हिसाब से सही है। तुगलक वंश हो गया। तुगलक वंश के बाद कौन सा हो गया? सैयद वंश हो गया। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश हो गया? सैयद वंश। इसका मतलब 1414 ईस्वी से लेके 1451 तक। 1414 से लेके 1451 ईस्वी और 1451 से लेके लास्ट वाला हो गया। देखिए लोधी वंश। लोधी वंश। लोधी वंश ये हो गया 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक। कवर हो गया? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहला वंश गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अगर किसी बच्चे को याद नहीं रहे तो देखिए मेरे हाथ की तरफ सबसे पहले मैंने ऐसे हाथ किया तो अंगूठा सबका क्या हो गया? गुलाम हो गया। तो पहला कौन सा हो गया? गुलाम वंश। इस हाथ से खुजली करते हैं तो कौन सा हो गया? खिलजी वंश। ये अंगुली तीसरी है कौन सा? तुगलक वंश। ये सबसे लदी रहती है तो लोधी वंश नहीं, ये सबका साथ देती है तो सैयद वंश। और ये कौन सा सबसे लदी रहती है तो कौन सा हो गया बच्चों? लोधी वंश हो गया। कैसे भी याद करिए, मतलब आपको क्या करने? याद करने। तो देखिए गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और कौन सा हो गया? लोधी वंश। तो ये बच्चों आज की अपनी क्लास थी, आज का अपना सेशन था। खूब सारे बढ़िया अपन ने क्वेश्चन किए। जितने अपन ने क्वेश्चन किए उससे बढ़िया मैंने आपके सामने जो है जितनी बेहतरीन जानकारियां हो सकती थी उतनी सारी बेहतरीन जानकारियां मैं आपके लिए लेके आया बच्चों। क्लास को बढ़िया से लगाइए। अच्छी अगर क्लास लगे तो आप इसे शेयर करोगे, अच्छी क्लास लगे तो आप इस पर कमेंट करोगे, अच्छी क्लास इसे लगे तो बच्चों आप क्लास को लाइक करोगे। मिलते हैं बच्चों फिर से नई क्लास नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।